बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह पार्ट 5। मुख्तलिफ बस्तियों के लोगों ने बड़े जोशो खरोश, बड़ी इरादत और अकीदतमंदी का मुजाहिरा करते हुए शहाबुद्दीन मसूद मंसूर और उनके साथियों की रवानगी पर दावत का एहतमाम किया था। क्या मर्द क्या औरतें, सब बड़ी जाफिशानी से अपने अपने काम में मसरूफ थे। दरअसल उस रोज़ उन सारी बस्तियों के लोगों ने भी शहाबुद्दीन मसूद के साथियों के साथ ही खाना खाने का एहतमाम कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी मगर इंतहाई सादा दावत थी। पहले शहाबुद्दीन मसूद की इमामत में लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की। उसके बाद सब ने अजीब से बरादराना और अखुवत भरे माहौल में खाना खाया। जिस वक्त शहाबुद्दीन मसूद खाना खाने के बाद अपने साथियों से जरा पीछे हटा, तब अचानक एक समत से बड़ी तेजी से लोगों के हजूम में से होती हुई समारा शहाबुद्दीन मसूद के पास आई। धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मैं हसामुद्दीन के यहाँ खादिमा की हैसियत से काम करती हूँ। यहाँ तक कहते कहते उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, इससे आगे आप ये कहना चाहेंगी कि आपका नाम समारा है? समारा भी हंसती कहने लगी, अमीर, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। समारा के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा। मोहतरम खातून, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो बिला झिझक कहें। इस पर समारा को कुछ हौसला हुआ, कहने लगी, अमीर, मैं आप पर यह इंकशाफ करना चाहती हूँ कि हसामुद्दीन की बेटी सदूरा आपसे मोहब्बत करती है और बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार करती है। वो अपने आप को आपसे कमतर ख्याल करते हुए आप पर अपनी मोहब्बत का इंकशाफ और इजहार नहीं कर पा रही, लेकिन बेचारी उदास और अफसुर्दा रहती है। उसकी उस हालत पर जब मैंने उसे कुरेदा तो उसने मेरे सामने आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया। अब वो बेचारी खुद आपसे मिलकर तो इजहार मोहब्बत करने से रही। इस बिना पर उसके काम को आसान करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और यहाँ तक कहते कहते समारा को रुक जाना पड़ा। शहाबुद्दीन मसूद इंतहाई संजीदा हो चुका था। फिर समारा की बात काटते हुए उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, मोहतरम खातून, वो ओहाम और बगौलों के पीछे भाग रही है। क्या कोई लड़की बगौलों से भी प्यार कर सकती है? वो शराब का ताक़ुब कर रही है खातून। शराब हाथ नहीं आते, ना उनकी अपनी कोई हैसियत होती है, बस शराब ही होते हैं। यूं जानो मोहतरम हसामुद्दीन की बेटी सदूरा के सामने मेरी हैसियत एक अनदेखे बगोले, एक हाथ ना आने वाले शराब किसी है। वो नादान लड़की मेरे मुकाबले में अपने आप को कमतर ख्याल करती है। शायद वो मेरे हालात से वाकिफ नहीं है। अगर मेरे हालात से वाकिफ हो जाए तो फिर शायद मुझसे अपनी मोहब्बत के जज्बे को किसी चादर की तरह लपेट कर वापस ले ले। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका। फिर दोबारा वो धीमे लहजे में समारा को मुखातिब करते हुए कहने लगा, खातून, मेरा ना घर है ना बार। मैं किपचाक के इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक तुर्क हूँ। गैर मुस्लिम तुर्कों ने जब हमारे इलाकों पर हमला किया तो हमारे कबीले की उन्होंने बड़ी खूनरेजी की। मेरा बाप मुझे लेकर भागा। हम लोग जगह जगह धक्के खाते रहे। मेरा बाप उसी तगोदों में मर गया, इसलिए कि वो जख्मी था। उसके बाद मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता फिरा। आखिर गुलामी की ये मंजिलें तय करता हुआ मैं ख्वारिज़म शाही सल्तनत के वजीर के यहाँ पहुंचा। उसने मुझे खरीदा। वहां मैंने गुलाम की हैसियत से काम किया और तरबियत भी हासिल की। वो मुझ पर बड़े मेहरबान थे। उसके बाद जब मुझे ख्वारिज़म शाही लश्कर में शामिल कर लिया गया तो एक मुहिम के दौरान मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की निगाह में आ गया। उस वक्त वो वली अहद थे। उन्होंने मुझे अपने लश्कर में शामिल करके सालार बना दिया। बस यही मेरी दास्तान, यही मेरा मुस्तकबिल है। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर दुख भरे अंदाज में समारा को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम खातून, जहाँ तक सदूरा का ताल्लुक है, खूबसूरत है, दराज कद है, जाजिब नज़र है। बहुत कम लड़कियां खूबसूरती में उसकी हमसरी, उसकी मिसल हो सकती हैं। फिर वो इन बस्तियों के सरदार हसामुद्दीन की बेटी है। उसने बड़ी आज़ादी, बड़े नाजो अंदाम में परवरिश पाई होगी, जबकि मेरे हालात बिल्कुल उसके उलट हैं। खातून, वापस जाकर उसे समझाना, तफसील के साथ उससे मेरे हालात कहना। मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत की जिन राहों पर वो चल निकली है, उन राहों को गर्द आलूद और गुबार से अटा हुआ देखकर वो यकीनन वापस उस जगह जाना पसंद करेगी जहां से उसने मोहब्बत का ये सफ़र शुरू किया था। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से इतना कहना ही काफ़ी है। अब आप जाएं और इस सिलसिले में सदूरा को समझाएं। शहाबुद्दीन यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तो थोड़ी देर तक बड़ी बेबसी से समारा उसकी तरफ देखती रही। फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, आपके हालात मेरे हालात से मुख्तलिफ नहीं। मैं एक अरसे से खादिमा की हैसियत से काम कर रही हूँ।
खादिमा और गुलाम में फ़र्क कोई नहीं होता, लिहाजा एक गुलाम दूसरे गुलाम के दुख दर्द का खुद भी एहसास कर सकता है। अमीर, ये तो कहिए कि आप यहाँ से कब और किस वक्त रवाना होंगे? जवाब में शहाबुद्दीन फिर बोल उठा, खातून, जिस वक्त मैं तातारियों के बादशाह कशली खान से मुकाबला करने के लिए यहाँ से मंसूर के साथ रवाना हुआ था, उस वक्त मैं अपना कुछ सामान जो सिर्फ चमड़े के एक संदूक पर मुश्तमिल था, मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान के मकतब के कमरे में रख गया था। अब मैं यहाँ से सीधा उस कमरे की तरफ जाऊँगा, वहाँ से अपना सामान लूँगा और लोगों से मिलते हुए और जो अरसा मैंने यहाँ गुजारा उसके दौरान अगर मुझसे किसी के हक में कोई खता, कोई ज्यादती हो गई हो तो उसकी माफ़ी मांगते हुए यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मैं सदूरा को उसी कमरे की तरफ भेजूंगी जिसमें आपका सामान रखा है। मुझ पर आपकी बड़ी मेहरबानी और एहसान होगा, आप उससे बात कर लीजिए। अगर आपके समझाने से वो अपनी मोहब्बत के जज्बात को समेट सकती है तो समेट ले, लेकिन मैं आप पर वाजे कर दूं कि इस वक्त मोहब्बत के जिस मकाम, चाहत के जिस शह नशीन पर वो खड़ी है, वहां से वापसी शायद उसके अपने बस का रोग भी ना रहे। उसके साथ ही समारा वहां से मुड़ी और चली गई थी। उस सारी गुफ्तगू से शहाबुद्दीन किसी कदर संजीदा और मतीन सा होकर रह गया था। उसके बाद वो वहां बस्तियों के मुअज़्ज़ज़ीन के पास आया और कहने लगा, मकतब में मेरा सामान पड़ा है, उसे समेटने के बाद रुखसती मुलाकात करने के लिए दोबारा उनके पास आता हूँ। उसके साथ ही वो मकतब की तरफ हो लिया था। मकतब के कमरे में शहाबुद्दीन चमड़े के एक संदूकचे में अपना सामान निकालने के लिए वहां बैठ गया था। शायद सदूरा का इंतजार करना चाहता था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दरवाजे पर सदूरा नमूदार हुई। फिर थकी थकी सी उसकी आवाज शहाबुद्दीन के कानों से टकराई, अमीर, मैं अंदर आ सकती हूँ? चौंकने के अंदाज में शहाबुद्दीन ने उसकी तरफ देखा, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। सदूरा दरवाजे पर खड़ी कपकपा रही थी। उसके हाथ में एक गठड़ी थी जिसे संभाले उसने टेक की तरह अपना कंधा दरवाजे के साथ लगा रखा था। खड़ा होने के बाद शहाबुद्दीन बोल उठा, ए बिन्ते हसाम, अंदर आ जाओ, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लड़खड़ाती सी, लरजती, कांपती सी सदूरा कमरे में दाखिल हुई, करीब जाकर खड़ी हो गई। फिर जो गठड़ी उसने पकड़ रखी थी वो उसने शहाबुद्दीन की तरफ बढ़ाई और कपकपाती सी, सहमी सहमी सी आवाज में कहने लगी, अमीर, आप रुखसत हो रहे हैं। इस रुखसती के वक्त मेरी तरफ से ये कबूल कीजिएगा, ये आपके लिए कुछ लिबास हैं। मेरे बाबा आपके कपड़ों का नाप ले गए थे और उन्हीं के मुताबिक मैंने और अम्मा समारा ने ये सी दिए हैं, इनकार ना कीजिएगा। शहाबुद्दीन ने हाथ आगे बढ़ाकर कपड़ों की वो गठड़ी ले ली। फिर कहने लगा, ऐ बिन्ते हसामुद्दीन, तुम्हारी मेहरबानी, मैं तुम्हारी तरफ से ये कपड़े जरूर कबूल करूंगा, बल्कि मैं इसे अपने लिए एक सादत और एजाज जानूंगा। अमीर, मैं हसामुद्दीन की बेटी जरूर हूं, मुझे इनकार नहीं, लेकिन मेरा अपना भी एक नाम है। कि आप मुझसे इतनी नफरत और बेजारी रखते हैं कि आप अपनी जबान पर मेरा नाम तक लाना पसंद नहीं करते। सदूरा के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, सदूरा, जिस मौजू की तरफ तुम मुझे लाना चाहती हो मैं खुद तुम्हें उस तरफ ले आता हूँ। देखो, मेरे तुम्हारे हालात में जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए सदूरा बोल उठी थी, अमीर, अम्मा समारा की जबान से मैं पूरे हालात जान चुकी हूँ। अगर आप ये ख्याल करते हैं कि बचपन में आपके हालात ऐसे हो गए थे कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने आपको गुलामी की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, तो अमीर, इसमें आपका क्या कसूर? अगर हालात ने आपकी ज़िंदगी की खुशियों पर शब खून मारकर आपको एक बेबस गुलाम की सी हैसियत से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया था, तो अमीर, इसमें आपका क्या दोष है? ये अल्फाज सदूरा ने तकरीबन रोती हुई आवाज़ में कहे थे। उस मौके पर उसकी आंखों में नमी भी उतर आई थी। फिर वो बड़ी रवानगी से कहती चली गई थी, अमीर, मैं तो खुद अपने आप को आपसे इंतहा कम दर्जा ख्याल करती हूँ। कहाँ मिल्लत की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तूफ़ान का रुख मोड़ने वाले एक मुजाहिद, और कहाँ मैं दरियाए आमू के किनारे की बस्ती की एक बेबस लड़की। कहाँ मिल्लत इस्लामिया की सरहदों की हिफाजत करने वाले एक पासबान, और कहाँ मैं दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज। अमीर, खुदावंदे कुद्दूस को दो आंखें बड़ी महबूब हैं। वो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। एक वो आंख जो खशियत इलाही में आंसू बहाए, दूसरी वो आंख जो रात को बेदार रहते हुए इस्लामी सरहदों की हिफाजत करे। अमीर, आपने अम्मा से क्या कुछ कह दिया, मुझे रिफ़तों पर पहुंचाकर अपने आप को मेरे सामने कमतर ख्याल करने की कोशिश की। हालांकि हकीकत ये नहीं है। मेरी हैसियत तो आपके सामने ऐसी ही है जैसे रात की तन्हाइयों में 400 रोशनी फैलाते फानूस के सामने रोशनी से महरूम कोई जुगनू, जैसे अमन के माबद के नगमों के सामने सरगर्दा कोई बाजगश्त, जैसे अफलाक की रिफ़तों के मुकाबिल शाम की उदासियों में बिखरी कफस की तन्हाइयाँ। अमीर, अगर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर में सालार बनने से पहले आप एक गुलाम थे तो कसम पैदा करने वाले रब की, मैं आपकी गुलामी के उस दौर को भी सलाम करती हूँ।
मैं उन रास्तों को भी सलाम करती हूँ जिन पर आप लोगों के घोड़े धूल उड़ाते हुए दुश्मन के खिलाफ तुर्को-ताज करने के लिए निकलते हैं। मैं तो आपके उन इरादों को भी सलाम पेश करती हूँ जिनके तहत आप अब मुस्लिम कौम के फर्जंदों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करते हैं। अमीर, अगर आपने मुझसे नफरत और बेजारी का इजहार ना किया तो मैं जानूंगी कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ कि आसमान की रिफ़्फ़तें ज़मीन की पस्ती को गले लगाने की खातिर झुकती चली गईं। यहाँ तक कहने के बाद सदूरा जब खामोश हुई तो शहाबुद्दीन मसूद थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, सदूरा, जो रास्ता तुमने अपनाया है उस पर सोच समझ कर कदम रखना। देखो, हो सकता है इस सिलसिले में मोहतरम हसामुद्दीन तुम्हारे सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाएं। साथ ही ये भी सोच रखना कि इस वक्त मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मैं मुस्तकर में कयाम करता हूँ। यहाँ भी तुमने देखा, अपने साथियों के साथ खेमागाह की जिंदगी बसर करता रहा हूँ। अब जो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने मुझे इन इलाकों से वापस बुला लिया है तो वो कुछ मुहिमों की इब्तदा करना चाहते हैं। दरअसल तातारियों के बादशाह कचली खान को जेर करने के बाद वक्ती तौर पर सुल्तान अपने आप को दुश्मनों से महफूज ख्याल करने लगे हैं। इस वक्त सुल्तान के दो बदतरीन दुश्मन हैं, एक तातारियों का बादशाह कचली खान, दूसरा गैर मुस्लिम तुर्कों का बादशाह गौर खान। गौर खान इसलिए चुप और मुतमईन है कि सुल्तान ने तरमस शहर उसके हवाले कर दिया है। गौर खान की यह खामोशी भी वक्ती है, मुस्तकिल नहीं। कुछ अरसा खामोश रहकर यकीनन वो पर पुर्जे निकालेगा और सुल्तान से माजी का खिराज तलब करने के साथ साथ मजीद रियायतों का मुतमन्नी होगा। दूसरी तरफ कचली खान है, उसे चंद दिन पहले ही बदतरीन शिकस्त हुई है और उसे एक बार फिर खम ठोंक कर हमारे मुकाबिल आने के लिए वक्त लगेगा। लिहाजा इस वक्फे से सुल्तान फायदा उठाकर अपनी सल्तनत को वुसअत देना चाहता है ताकि आने वाले दौर के लिए अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर ले, और अगर किसी मौके पर गौर खान या कचली खान या दोनों से बैक वक्त टकराना पड़े तो उन दुश्मन कुव्वतों का सामना किया जा सके। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब बड़ी हसरत, बड़ी बेयकीनी की सी हालत में उसकी तरफ देखते हुए सदूरा बोल उठी, अमीर, यहाँ से आपकी रवानगी से कबल मैं आपकी तरफ से सिर्फ ये इत्मीनान चाहती हूँ कि आप नफरत व बेजारी। यहाँ तक कहते कहते सदूरा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हल्की हल्की मुस्कुराहट में शहाबुद्दीन बोल उठा, सदूरा, तुमसे नफरत करना बहुत हल्की बात है। अपने जहन में ये बात बिठा कर रखना कि मैं एक बड़ा आजिज सा इंसान हूँ, आज तक किसी से नफरत करना सीखा ही नहीं, और फिर तुम जैसी लड़की से नफरत करना गुनाह ख्याल करता हूँ। सदूरा, अगर हालात ने किसी मौके पर मेरे सामने खड़े होकर मुझे फरेब देने की कोशिश ना की तो मैं तुम्हारी मोहब्बत और चाहत की कदर करूंगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज से सदूरा की हालत यकसर तब्दील होकर रह गई थी। उसके चेहरे में दूर दूर तक खुशियां, उसकी आंखों में हद्दे निगाह तक तमानियत की लहरें बिखर गई थी। बेपनाह मुसरत का इजहार करते हुए कहने लगी, अमीर, आपने ये अल्फाज अदा करके मेरी झोली, मेरे दामन में ढेरों खुशियां डाल दी हैं। अब आप कहीं भी जाएं, मेरी निगाहें आपके ताक़ुब में, मेरी मोहब्बत आपके पीछे पीछे, मेरी दुआएं आपके साथ होंगी और मैं बड़ी आसानी से आपका इंतजार कर सकूंगी। उसके बाद सदूरा थोड़ा सा पीछे हटी और शीरी और खुशकुन आवाज में कहने लगी, अमीर, मैं अब जाती हूँ। मैं अम्मा से आपके लिए ज़्यादा राह तैयार करने के लिए कह आई थी। इसके अलावा भी कुछ सामान है। जिस वक्त आप यहाँ से रुखसत होंगे वो सामान मैं आपको पेश करूंगी। साथ ही आपसे रुखसती मुलाकात भी हो जाएगी। उसके साथ ही सदूरा बड़ी तेजी से मुड़ी और कमरे से निकल गई थी। अपना सामान उठाकर शहाबुद्दीन मसूद मकतब के उस कमरे से निकला। थोड़ा सा आगे गया होगा कि एक लश्करी की निगाह उस पर पड़ी। भागता हुआ आगे बढ़ा और शहाबुद्दीन से उसका वो खुरजीन नुमा संदूक ले लिया। उसके बाद शहाबुद्दीन उस जगह आया जहां हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान के अलावा बस्ती के दीगर लोग खड़े उसी के मुंतजिर थे। मंसूर और उन इलाकों में नया मुकर्रर किया जाने वाला सालार अगलामिश भी वहां खड़े थे। सबके करीब आकर शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान और दीगर बस्तियों के जिस कदर लोग वहां खड़े थे उन सबको मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मैं थोड़ी देर तक यहाँ से रुखसत होऊंगा। आप लोगों की बस्तियों में कयाम के दौरान अगर मुझसे किसी के हक में नाइंसाफी, किसी के साथ ज्यादती हो गई हो तो मैं माजरत खा हूँ। अगर यहाँ कयाम के दौरान मुझसे किसी की दिल शिकनी हो गई हो, किसी की मदद करने में मुझसे कोताही हुई हो या किसी को मुझसे कोई और शिकायत हो तो मैं ऐसे सब लोगों से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। शहाबुद्दीन मसूद के उन अल्फाज से सब लोग बेहद मुतासिर दिखाई दे रहे थे। उस मौके पर करीब ही खड़ा बिलाल बिन सुलेमान बड़ी इरादतमंदी से शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये जो माजरत या माफ़ी आप तलब कर रहे हैं, ये तो हमें और यहाँ के लोगों को ऐसा कहना चाहिए था कि यहाँ आपके कयाम के दौरान हम आपकी खिदमत ना कर सके हों तो हम आपसे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। बिलाल बिन सुलेमान के खामोश होने पर शहाबुद्दीन कुछ देर सोचता रहा, फिर बारी बारी हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी जगह अब यहाँ अगलामिश काम करेगा। ये बड़ा होनहार, बड़ा जानिसार और मेहनती सालार है और अगर खुदावंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ
तो जिस तरह मैं और मंसूर ने इन इलाकों की हिफाजत का सामान किया है, मुझे उम्मीद है कि अगलामिश हमसे भी बेहतर अंदाज में आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करेगा। मोहतरम हसामुद्दीन, इन बस्तियों का जो आबपाशी का निज़ाम था वो हमने दुरुस्त कर दिया है और अब इन बस्तियों के खेत और बागात भी लहराने लगे हैं, और ये अमर मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी और तमानियत का बाइस है। जहाँ तक बिलाल बिन सुलेमान का ताल्लुक है तो उनका मकतब भी पहले की निस्बत खूब आबाद हो गया है। वापस जाने के बाद इस सिलसिले में मैं सुल्तान से बात करूंगा और उनके मकतब के लिए एक अच्छी इमारत तामीर करने की खातिर मैं इन्हें माकूल रकम दिलवाऊंगा। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर करीब ही खड़े नए सालार अगलामिश की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगलामिश मेरे भाई, मेरी गैर मौजूदगी में यकीनन तुम मोहतरम हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान से काफ़ी मानूस हो चुके होगे। मैंने जहाँ बिलाल बिन सुलेमान को अपने लश्कर का काजी मुकर्रर किया था, वहाँ इनके खाने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी अपने लश्कर पर रखी थी। मेरे अजीज़ भाई, मेरे और मंसूर के यहाँ से जाने के बाद बिलाल बिन सुलेमान के लिए इस मनसब को बरकरार रखना। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब अगलामिश बड़ी अकीदत से कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आपका फैसला मेरे लिए संगे मरमर पर कुंदा तहरीर से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान के सिलसिले में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इतनी देर तक कुछ लश्करी शहाबुद्दीन और मंसूर और दूसरे साथियों के घोड़े भी वहां ले आए थे जिन्होंने शहाबुद्दीन के साथ रवाना होना था। मंसूर और अगलामिश वहां लाए जाने वाले घोड़ों और रुखसत होने वाले सालारों और लश्करियों से गुफ्तगू करने लगे थे। उस मौके पर अचानक हसामुद्दीन चौंका और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, सदूरा और समारा दोनों ने इरादा किया था कि वो आपके लिए कुछ लिबास और ज़ादे राह तैयार करेंगे। लिबास तो मेरे ख्याल में आपको पहुंचा दिए गए होंगे। अभी मेरे ख्याल में वो आपके लिए ज़ादे राह लेकर आई हैं। वो सामने देखें। दोनों इंतजार में खड़ी हैं कि उन्हें किस समत जाना चाहिए। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने देखा जरा फासले पर समारा और सदूरा दोनों खड़ी थी। हाथ के इशारे से हसामुद्दीन ने उन्हें करीब बुलाया। जब वो हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान के पास आई तब बिलाल बिन सुलेमान सदूरा को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बच्ची, ये सामने अमीर का घोड़ा खड़ा है। इनके लिए जो चीजें आप दोनों लाई हैं घोड़े की जीन से बांध दे। उस मौके पर सदूरा ने गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल, चाहतों के रंग ही रंग थे। कुछ कहना चाह रही थी लेकिन अपने बाप और बिलाल बिन सुलेमान की मौजूदगी में कह ना पा रही थी, और उस कमी को समारा ने पूरा कर दिया, इसलिए कि समारा शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, आप जरा हमारे साथ आइएगा ताकि हम आपको सामान दिखा दें और जिस तरह आप सामान बंधवाना चाहते हैं हम बांध दें। समारा के कहने पर शहाबुद्दीन चुपचाप उन दोनों के साथ हो लिया था। घोड़े के करीब जाकर तीनों रुक गए। पहले सदूरा ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए वो सामान शहाबुद्दीन को दिखाया जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा ताज़ा और खुश्क फल, नमक लगा ताज़ा और मीठा पनीर, शहद की एक बड़ी कुप्पी और कुछ दूसरा सामान था। सदूरा से सामान लेकर शहाबुद्दीन ने अपने घोड़े की खुरजीन में डाल दिया। इतनी देर तक समारा ने जीन की दूसरी जानिब पानी का मशकीज़ा बांध दिया था। फिर दुख भरे अंदाज और उम्मीद से लबरेज आवाज में सदूरा शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मैं बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से आपका इंतजार करूंगी। सदूरा के खामोश होने पर समारा भी शहाबुद्दीन के करीब आई। वह मुस्कुराई और कहने लगी, बेटे, जो गुफ्तगू थोड़ी देर पहले सदूरा आपसे करके गई है उसकी तफसील उसने मुझसे कह दी है। मैं बेहद खुश और मुतमईन हूं कि आप दोनों के दरमियान एक समझौता हो गया है और ये कि आप दोनों ने एक दूसरे की पसंद और एक दूसरे की चाहत की कदर की है। अमीर, इस मौके पर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि किसी मौके पर सदूरा की दिल शिकनी ना कीजिएगा। ये आपसे ऐसी मोहब्बत करती है जिसकी कोई नज़ीर और जिसका कोई मिसल नहीं है। समारा जब खामोश हुई तब शहाबुद्दीन ने एक प्यार भरी निगाह सदूरा पर डाली। उस मौके पर सदूरा भी मुस्कुराते हुए मीठी मीठी तबस्सुम भरी निगाहों से शहाबुद्दीन की तरफ देखे जा रही थी। फिर समारा की तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, अम्मा, सदूरा जैसी लड़की की दिल शिकनी करना मैं गुनाह ख्याल करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर मैं जिंदा रहा तो सदूरा को किसी मौके पर मुझसे शिकायत ना होगी। अम्मा, फिलहाल मैं सदूरा के सिलसिले में मोहतरम हसामुद्दीन से बात नहीं करूंगा, ना ही मैं फिलहाल बात करने के काबिल हूँ, इसलिए कि मेरे पास ना कोई ठिकाना है ना रिहाइश की जगह। अगर मैं सदूरा को अपना भी लूँ तो इसे कहाँ रखूंगा? मैं इसे खाना बदोशों किसी दरबदरी में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ जिस तरह ये अपने बाप के पास रहते हुए अपनी हवेली में आसाइशों भरी जिंदगी बसर करती रही है, इसी तरह मेरे पास आने के बाद अगर इसे इससे बेहतर माहौल मुयस्सर ना हो तो कम अज कम इस जैसा माहौल तो इसे जरूर मिले। सदूरा का हाथ मांगने के लिए मैं मोहतरम हसामुद्दीन से उस वक्त बात करूंगा जब मैं अपने रहने के लिए कोई ठिकाना बना लूंगा। उस वक्त मैं बड़े इत्मीनान और आसूदगी के साथ मोहतरम हसामुद्दीन से सदूरा को मांग सकूंगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर समारा और सदूरा दोनों खुश हो गई थी। फिर तीनों उस जगह आए जहां बाकी लोग खड़े थे।
उतनी देर तक घोड़ों और रवाना होने वाले साथियों का जायजा लेने के बाद मंसूर और अगलमिश भी वहां आ गए थे। उसके बाद शहाबुद्दीन मंसूर और उनके साथ रवाना होने वाले दूसरे लोग सबसे मिले, अपने घोड़ों पर सवार हुए और गहरी होती रात की तारीकी में वो दरियाए आमू के किनारे किनारे ख्वारज़म शहर की तरफ कूच कर गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने वक्ती तौर पर अपने दो दुश्मनों को इस काबिल न छोड़ा था कि वो फिलफौर फिर उस पर हमलावर हों। खिता के तुर्कों को तिरमज शहर उसने हवाले कर दिया था, जिसकी बिना पर गौर खान मुतमईन था और वो ये ख्याल करने लगा था कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उससे दबता है, डरता है और इसी बिना पर उसने तिरमज शहर उसके हवाले कर दिया है। लिहाजा गौर खान खुद भी वक्ती तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से मुतमईन हो गया था। दूसरी तरफ तातारियों के बादशाह कशली खान को सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त दी थी और वो अपने मरकजी शहर की तरफ भाग गया था, जिसके बिना पर उसे दोबारा सुल्तान के मुकाबले पर आने के लिए वक्त और तैयारी की जरूरत थी। उन्हीं हालात से सुल्तान ख्वारज़म शाह ने फायदा उठाने का तहिया किया और अपनी सल्तनत को वुस्सत देकर उसे मजबूत और मुस्तहकम बनाने का तहिया कर लिया। जिस तरह गौरियों ने आहिस्ता आहिस्ता सल्जोकियों की कमजोर सल्तनत को अपनी गिरफ्त में लेकर उस पर कब्जा कर लिया था, यही तरीका सुल्तान ख्वारज़म शाह ने भी शुरू किया था। गौरियों की सल्तनत चूंकि कमजोर हो चुकी थी, लिहाजा उसने गौरियों के सारे इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल करने का तहिया कर लिया। गौरियों की बड़ी ताकत सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी था, वो कत्ल हो चुका था। उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन गौरी पहले ही फौत हो चुका था। अब गौरियों का सरबराह गयासुद्दीन महमूद था। सुल्तान अलाउद्दीन ने सबसे पहले तालिकान के इलाके को अपना हदफ बनाना चाहा। तालिकान के इलाके का हाकिम उन दिनों शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद की तरफ से एक शख्स ताज नामी था। यह बेहतरीन सालार भी था। तालिकान के करीब पहुंचकर सुल्तान ने वहां के हाकिम को कहला भेजा, खून रेजी से यह बेहतर होगा कि वो शहर सुल्तान ख्वारज़म शाह के हवाले कर दे। लेकिन तालिकान के हाकिम ने बड़ी हकारत के साथ सुल्तान के उस मशवरे को ठुकरा दिया और लश्कर लेकर खम ठोंक कर सुल्तान के मुकाबले पर आया। अब सुल्तान के लश्कर में बड़े नामी गरामी जहांदीदा और तजर्बाकार सालार शामिल थे। उनमें शहाबुद्दीन मसूद, मंसूर, अमीनुद्दीन अबू बकर और कुछ दीगर थे। चुनाचे जब तालिकान के हाकिम ने जंग का इरादा कर लिया, तब सुल्तान ने भी अपने लश्कर को उस्तवार किया। वस्ती हिस्से में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खुद रहा। दाएं हिस्से का कमांडार शहाबुद्दीन मसूद को मुकर्रर किया, मंसूर को उसका नायब रखा गया, जबकि बाएं तरफ के हिस्से का कमांडार अमीनुद्दीन अबू बकर को रखा गया और सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने मामू अमीर मलिक को उसके नायब की हैसियत से मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ तालिकान के हाकिम ने भी अपने लश्कर को उस्तवार किया। दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए और घमसान का रन पड़ा। जंग जब अपने अरूज और जोर पर आई, तब तालिकान के हाकिम ने अंदाजा लगा लिया कि वो सुल्तान अलाउद्दीन और उसकी सिपाह का मुकाबला नहीं कर सकता और जंग अगर इसी तरह जारी रही तो बहुत जल्द उसे बदतरीन शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। लिहाजा अपने मुहाफिज दस्तों के साथ इधर उधर से बचता बचाता हुआ वो उस जगह पहुंचा जहां सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्करियों को जंग के लिए उभार रहा था। सुल्तान के पास आते ही तालिकान के हाकिम ने अपनी तलवार हाथ से फेंक दी और आगे बढ़कर वो सुल्तान के कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। मौर्रखीन लिखते हैं कि सुल्तान को उसका यह ड्रामाई अंदाज देखकर गुमान गुजरा कि गालबन वो नशे में धुत है, लेकिन जब उसका जायजा लिया तो पता चला कि वह होशो हवास में है। यह कैफियत जानकर सुल्तान को उस पर बड़ा गुस्सा आया और नफरत का इजहार करते हुए उसने तालिकान के हाकिम को मुखातिब करके कहा, कमबख्त, अगर तुम्हें यह बेहूदगी ही करना थी, इस तरह मेरे पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए माफी ही मांगनी थी, तो फिर सैकड़ों बंदगाने खुदा का खून बहाने की क्या जरूरत थी। मैंने तालिकान के करीब पहुंचकर ही तुम्हें पैगाम भिजवाया था कि खून रेजी से बेहतर होगा कि तुम शहर मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुम नहीं माने, खम ठोंक कर मेरे सामने आए और जंग की इब्तिदा की। लिहाजा तुम खताकार हो। अगर तुम शुरू में ही मेरी तनबीह के जवाब में मेरी बात मान लेते और तालिकान मेरे हवाले कर देते तो मैं तुम्हें तालिकान की हुकूमत पर बहाल रखता। चुनाचे सुल्तान ने उसे माजूल कर दिया और उसकी तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। तालिकान को फतह करने और उस पर अपना कब्जा मजबूत और मुस्तहकम करने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने कलवीन और बबूर का रुख किया। ये दो इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम किले थे और एक दूसरे से 10 मील के फासले पर वाक़े थे और इन दोनों किलों के हाकिम का नाम अली बिन अली था। इन किलों के पास भी पहुंचकर सुल्तान अलाउद्दीन ने तालिकान जैसा ही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। उसने तेज रफ्तार कासिद किले के हाकिम अली बिन अली की तरफ रवाना किए और उसे ये पैगाम दिया कि बगैर लड़ाई के अमन सकून के साथ किला जात सुल्तान के हवाले कर दिए जाएं। सुल्तान की उस पेशकश के जवाब में अली बिन अली ने कहला भेजा कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद की तरफ से उन किलों पर मुतय्यन है और उसकी इजाज़त के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकता। अगर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह चाहता है
कि ये किले उसके हवाले कर दिए जाएं तो बेहतर होगा। सुल्तान इस सिलसिले में बराह रास्त गयासुद्दीन महमूद से गुफ्तगू करे। अगर गयासुद्दीन महमूद मुझे हुक्म दे दे कि ये दोनों किले सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले कर देने चाहिए तो मैं बाखुशी दोनों किले आपके हवाले कर दूंगा, बल्कि बेहतरीन अंदाज में इन किलों में आपका इस्तकबाल भी करूंगा। सुल्तान को उन दोनों किलों के हाकिम अली बिन अली का ये जवाब बड़ा पसंद आया। उसके जवाब से वो मुतासिर भी हुआ। अपने लश्कर को लेकर वो वहां से हट गया और अली बिन अली से कोई तारुज़ करना उसने मुनासिब ना समझा। उन 2 मुहिमों के बाद सुल्तान ने चाहा कि हिरात का रुख करे और वहां कुछ दिन अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करे। चुनाचे अपने लश्कर के साथ सुल्तान ने हिरात का रुख किया। हिरात का हाकिम उन दिनों इब्ने खरमील था। चुनाचे उसने सुल्तान का पुरतपा खैर मकदम किया, सुल्तान को खुशामदीद कहा और सुल्तान के हिरात में क़याम के दौरान सुल्तान की खातिर व मुदारात में कोई कसर उठा ना रखी। जब सुल्तान को हिरात में क़याम के चंद दिन हो गए तब एक रोज़ इब्ने खरमील सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि अगर सुल्तान इजाज़त दे तो वो एक करीबी किले असफरा पर हमलावर होकर उसे भी सुल्तान की सल्तनत में शामिल कर ले। सुल्तान ने उसे ऐसा करने की इजाज़त दे दी। इस पर इब्ने खरमील सुल्तान के लश्कर का एक हिस्सा लेकर निकला। असफरा पर उसने चढ़ाई कर दी। अहले शहर ने दरवाजे बंद कर लिए और मरने मारने पर आमादा हो गए। इब्ने खरमील ने उन्हें समझा बुझाकर सुल्तान की इताअत पर आमादा कर लिया। चुनाचे शहर के दरवाजे खोल दिए गए। इस तरह बगैर लड़ाई के असफरा भी गोरी कलमरों से कटकर ख्वारज़म शाही सल्तनत में शामिल हो गया था। असफरा की फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने सिजिस्तान की तरफ तवज्जो की। सिजिस्तान एक छोटी सी खुद मुख्तार रियासत थी जिसका हाकिम उन दिनों हर्ब बिन मोहम्मद था। चूंकि सिजिस्तान का हाकिम सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हमले की ताब नहीं ला सकता था, न उसमें सकत थी कि मुकाबला करता, लिहाजा सिजिस्तान का इलाका भी सुल्तान अलाउद्दीन के सामने सरनिगू हो गया और सुल्तान ने उसे भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तरह दिन ब दिन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सल्तनत में जहां वुसअत होने लगी वहां उसकी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा होने लगा था। सिजिस्तान पर कब्जा होने के बाद एक रोज सुल्तान का एक सालार ताजुद्दीन उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये शख्स सुल्तान की तरफ से जोजन के इलाके का हाकिम भी था। बड़ा बहादुर मनचला सरदार था और सुल्तान के अच्छे सालारों में उसका शुमार होता था। सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर उसने गुजारिश की, सुल्तान, मुझे किरमान व मकरान और मुल्हका इलाकों की फतह की इजाज़त दे दीजिए। सुल्तान ने कुछ सोचो विचार से काम लेते हुए आखिर फैसला किया कि इन छोटे छोटे कामों में सुल्तान को खुद हाथ नहीं डालना चाहिए, लिहाजा बेहतर यही है कि ताजुद्दीन को उन इलाकों को फतह करने की इजाज़त दे दी जाए। इजाज़त देने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर का एक हिस्सा ताजुद्दीन की कमानदारी में दिया और उस लश्कर को लेकर ताजुद्दीन मकरान और किरमान के इलाकों पर चढ़ दौड़ा। मकरान और किरमान को फतह करने के साथ साथ सिंध और काबुल तक का सारा इलाका उसने फतह कर लिया और सुल्तान की सल्तनत में शामिल कर दिया। उसके बाद उसने हुर्मज़ और ओमान के हाकिम को भी सुल्तान की इताअत करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मौजूदा बलोचिस्तान और कल्लात को भी फतह करके सुल्तान की कलमरों में शामिल कर लिया था। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सल्तनत शुमाल में दरियाए जीहों सीहों से लेकर जनूब में बलोचिस्तान के समंदर तक फैलती चली गई थी। यूं सारे इलाके को फतह करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने मावराउल नहर के इलाके की तरफ तवज्जो की। यह इलाका गौरियों की सल्तनत में शामिल था और सुल्तान शहाबुद्दीन की शहादत खानदान गौर के खात्मे का पेशखेमा थी। उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद इस काबिल न था और ना उसके बाजुओं में कसबल था और ना उसमें अहलियत और काबिलियत थी। वो परले दर्जे का बुज़दिल और पस्त हौसला था, ना खुद लड़ सकता था ना किसी को लड़ा सकता था। यही वजह थी कि ख्वारज़म शाह ने एक एक करके उसके मकबूजा जात पर कब्जा कर लिया और उसे इतनी हिम्मत ना पड़ी कि दबे अल्फाज में ही सही सुल्तान की उस जबरदस्ती के खिलाफ एहतजाज करता। जिस तरह 1857 में बहादुर शाह जफर की सल्तनत सिर्फ किला मुअल्ला तक सिमट कर रह गई थी, बिल्कुल इसी तरह शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद का असर और रसूख भी बस गौर और फिरोजकोह के इलाके तक महदूद होकर रह गया था। शुमाली हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक, सिंध में नासिरुद्दीन कबाचा और गजनी में ताजुद्दीन यलदोज खुद मुख्तार हुक्मरान बन बैठे थे। जब 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद फौत हुआ और बहाउद्दीन साम उसका जाननशी हुआ तो उस वक्त उसके पास सिर्फ गौर का इलाका रह गया था। वो भी उसी साल फौत हो गया तो सुल्तान ने बाकी मांदा इलाके को भी अपनी कलमरों में शामिल कर लिया। जिस तरह गौरियों ने सल्जोकियों की सल्तनत को अपनी कलमरों में शामिल कर लिया था, इसी तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गौरियों के सारे इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। इस तरह तातारियों के बादशाह कशली खान और खिता के गैर मुस्लिमों के बादशाह गौर खान को वक्ती तौर पर मुतमईन करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जो मकसद हासिल करना चाहता था वो मकसद हासिल करने में वो कामयाब हो चुका था। उन सारी मुहिमों को सर करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर ख्वारज़म का रुख कर लिया था।
ताकि कुछ अरसा अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करे। ख्वारज़म में उसी क़याम के दौरान ऐसा हादसा पेश आया जिसकी बिना पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को गैर मुस्लिम तुर्कों के बादशाह गौर खान के खिलाफ हरकत में आना पड़ा। गो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अब काफ़ी ताकत और कुव्वत पकड़ चुका था। उसके बावजदाद इससे पहले गौर खान को खिराज अदा किया करते थे। उस मौके पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अगर खिराज देने से इनकार कर देता तो कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन सुल्तान अभी तक गौर खान को 30,000 बतौर खिराज अदा करता चला आ रहा था और अगरचे ये अदायगी उसे बहुत नागवार मालूम होती थी, लेकिन वो इसलिए खामोश और चुप था कि ना मालूम कब हालात पलटा खाएं और उसे गौर खान की तरफ से इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए। साथ ही उसे उस मौके पर अपने बाप की नसीहत भी याद आ जाती थी। मरते वक्त उसके बाप ने कहा था, जहां तक बन पड़े तुर्काने खिता के साथ बिगाड़ मोल ना लेना। अगर तुम उनके साथ बनाकर रखोगे तो तुम्हारे लिए दुश्मन के खिलाफ सद्दे सिकंदरी साबित होंगे। लेकिन हालात की सितम ज़रीफी के उसने दुश्मन की कमान से ऐसा कड़ा तीर चलाया कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को गौर खान के खिलाफ हरकत में आना पड़ा। उसकी वजह कुछ यूं थी कि गौर खान के आदमी हर साल खिराज की रकम वसूल करने के लिए सुल्तान के दरबार में आते थे। उनमें से बाज नुमाइंदे बड़े नाशाइस्ता और कुंदाए ना तराश होते थे। दरबार ख्वारज़म में आते तो सुल्तान के साथ तख्त पर बैठ जाते और कभी कभी ऐसा रवैया इख्तियार कर बैठते कि जो सुल्तान के लिए सख्त नाकाबिले बर्दाश्त होता। खिता के तुर्कों के ऐसे ही रवैये की वजह से एक मौके पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप ने एक ऐसे ही उजड़ शख्स को जो खिराज लेने के लिए आया था कत्ल करा दिया था। अपने मरकजी शहर ख्वारज़म में क़याम के दौरान एक रोज़ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने उमराए सल्तनत, अपने सालारों और दूसरी शख्सियतों के साथ दरबार लगाए हुए था और उस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि हालात को देखते हुए तिरमज शहर गौर खान के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त सुल्तान की कुछ मजबूरियां थी, उसकी सल्तनत के अंदर कुछ इस्तेहकाम नहीं था, लिहाजा गौर खान की राह रोकने के लिए यह तरीका इख्तियार किया गया था। अब जबकि सुल्तान की सल्तनत भी काफ़ी वसी हो चुकी है, सुल्तान के पास एक खासा बड़ा लश्कर भी है, तातारियों के बादशाह कशली खान को भी एक बार शिकस्त देकर भगा दिया गया है, लिहाजा अपना तिरमज शहर वापस ले लेना चाहिए। अभी तिरमज के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हुई थी कि सुल्तान अलाउद्दीन का चौबदार कसर के उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और उसने सुल्तान को इतला दी कि खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान के कुछ सफ़ीर खिराज की सालाना रकम वसूल करने के लिए आए हैं। चौबदार के उस इंकशाफ पर जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी वो मौजू तो सुल्तान ने बंद कर दिया। अपने चौबदार को उसने हुक्म दिया कि गौर खान के सफ़ीरों को अंदर भेजा जाए। गौर खान के सफ़ीर कसर के उस कमरे में दाखिल हुए। निहायत तकब्बुर, घमंड और तमरुद के साथ चलते हुए वो आगे बढ़े। फिर उनका सरबराह इंतहाई बेवकूफ़ाना अंदाज में उस शाहनशीन पर चढ़ा जिस पर सुल्तान अलाउद्दीन बैठा हुआ था और सुल्तान के साथ जो खाली नशिस्त थी उस पर बैठ गया और फिर गुस्ताखाना अंदाज में सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, हम तुमसे सालाना खिराज की रकम वसूल करने के लिए आए हैं। इस मामले में ताखीर ना करना। ये जो तुमने दरबार लगा रखा है ये मौकूफ़ कर दो, पहले हमारे खिराज की अदायगी करो। सफारतकारों के सरबराह की यह गुफ्तगू सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह आग बगोला और गज़बनाक हो गया। कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा, यहां तक कि वो अहमक फिर बोल उठा, इस तरह घूर कर मेरी तरफ क्या देखते हो? तुम हमारे महकूम हो और महकूमों की निगाहें अपने हाकिमों के सामने झुकी रहनी चाहिए, इसी में उनकी आफियत और सलामती होती है। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस गुस्ताखाना गुफ्तगू पर रद्द अमल का इजहार करना चाहता था कि सफारतकारों ने एक और हमाकत कर दी। वो सफारतकार जो अभी तक दरबार में खड़े थे वो करीबी नशिस्तों पर बैठे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के अमायदीन को जबरदस्ती उठाकर वो वहां बैठना शुरू हो गए थे। ये सूरत हाल न सिर्फ सुल्तान बल्कि उसके सालारों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। उस मौके पर सबसे पहले शहाबुद्दीन अपनी जगह पर उठा और धाड़ती हुई आवाज में गौर खान के सफीरों को मुखातिब करके कहने लगा, गैर मुहज्जब कौम के फर्जंदों, हमारे दरबार में इबलीसी रवैयों का इजहार करते हुए नफरतों के अलाव गर्म करने की कोशिश ना करो, वरना मंजिलों के मौहूम नक्श की तरह मिटा दिए जाओगे। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर पहले से ज्यादा गजबनाक और धाड़ती हुई आवाज में बोल उठा था, मोहिब शैतानी गुमाश्तो, जिस नशिस्त पर जबरदस्ती बैठे हो फौरन उठकर हमारे सुल्तान के सामने बाअदब और अकीदत के साथ खड़े हो जाओ, वरना याद रखना बिखरी काली साजिशों में रेत की प्यास बना दिए जाओगे। कालक में लिपटी बहरी समातों में फितना अंगेज रियाकारों और कमीना फितरत और स्यादिल इबलीसों की तरह काट कर रख दिए जाओगे। शहाबुद्दीन के कहने पर भी गौर खान के सफारतकार जिन नशिस्तों पर बैठ गए थे वहां से जब ना उठे तब बड़ी गजबनाकी और गुस्से में अमीनुद्दीन अबू बकर, मंसूर, सुल्तान का मामू अमीर मलिक, एक और सालार किरतक और कुछ दीगर सालार बड़ी खूनख्वारी से गौर खान के उन सफारतकारों की तरफ बढ़े जिन्होंने सल्तनत के कुछ अमायदीन को जबरदस्ती उठाकर उनकी नशिस्तों पर कब्जा कर लिया था।
और उन सालारों ने उन सफारतकारों को बाजू से पकड़कर उन्हें खींचते हुए नशिस्तों से उठाकर सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया था। इसी दौरान शहाबुद्दीन मसूद आंधी और तूफान की तरह सफारतकारों के उस सरबराह की तरफ बढ़ा जो बड़े गुस्ताखाना रवैये का इजहार करते हुए शाह नशीन पर चढ़कर सुल्तान अलाउद्दीन के पहलू में एक नशिस्त पर बैठ गया था। शहाबुद्दीन मसूद नशिस्त पर चढ़ा, अपना दायां हाथ उसकी गर्दन पर रखा और एक ही हाथ से उठाकर उसने शाह नशीन से नीचे सुल्तान के सामने फेंक दिया था। सफारतकारों का वो सरबराह उठा, फिर इंतहाई गुस्सीली आवाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, हम वो लोग हैं जो जंग की भट्टी में बरको शोला की लपक की तरह नमूदार होते हैं और रज़्मगाह में बादो बारा में तूफानी जलगार का गुबार साबित होते हैं। तुमने शाह नशीन से उठाकर मुझे इस तरह शाह नशीन के सामने पटक कर मेरी एहानत की है और इस एहानत की सजा तुम्हें जरूर भुगतना होगी। तेरी एहानत की ऐसी की तैसी। हम लोग खुद वक्त के सहीफे में साए बरदार जज्बों और फितरत की दास्तानों में आंधी और तूफानी जज्बों की तरह दुश्मन के खिलाफ हरकत में आने का हुनर जानते हैं। तुम अपने रवैयों से हमें क्या डराओगे? यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर सफारतकारों के सरबराह के सामने आन खड़ा हुआ और गुस्सीली आवाज में कहने लगा, मेरी तरफ गौर से देख, क्या मेरा चेहरा तेरे लिए शनासा नहीं है? क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बादशाह गौर खान के भरे दरबार में उसके भतीजे और सालार बेदू खान से तैगजनी का मुकाबला किया था और तुम्हारे बादशाह के दरबार में ही उसे मगलूब करके और उसे उठाकर गौर खान के कदमों में फेंक दिया था। सफारतकारों के सरबराह, मुझे फिर गौर से देख, मैं वही हूं जिसका नाम शहाबुद्दीन है और जो तुम्हारे सालार बेदू खान से टकराया और उसे एक टकराव के दौरान मौत के घाट उतार दिया। मेरी तरफ फिर गौर से देख, मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का वही अदना सालार हूं जिसने दरियाए आमू के किनारे बेदू खान के भाई तगीन खान को भी मौत के घाट उतार दिया था और तुम्हारे बादशाह गौर खान की बेटी कैरिश को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी तरफ गौर से देख, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बादशाह की बेटी कैरिश की इज्जत और उसकी जान की हिफाजत की और इज्जत और एहतराम के साथ उसे वापस कर दिया। आने वाले सफारतकार, अब अगर तूने अपनी हदूद से फलांगने की कोशिश की तो अपने तन से अपनी गर्दन गंवा बैठोगे। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तो बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए गौर खान का सफीर कहने लगा, यह तुम्हारी भूल है। जिस दिन मेरी गर्दन कटी उस दिन तुम्हारे बादशाह की सल्तनत भी गई। जब हमारे बादशाह गौर खान को खबर होगी कि उसके सफीर को तुमने कत्ल कर दिया है तो तुम लोगों पर हमलावर होकर वो तुम्हारा ऐसा कत्लेआम करेगा कि कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई जवान, कोई लड़की, कोई बीमार, कोई अपाहज महफूज नहीं रहेगा। सबके सर काटकर मीनारों की सूरत में खड़े कर दिए जाएंगे। लिहाजा मैं तुमसे कहता हूं कि अब तक जो अल्फाज तुमने मुझसे कहे हैं वो वापस लेते हुए मुझसे माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इस भरे दरबार में तुम्हें कत्ल करने की कसम खाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें कत्ल करने की कसम खा ली तो हर सूरत में तुम्हें कत्ल करके रहूंगा, जिंदा ना रहने दूंगा। वो सफीर जब खामोश हुआ तब कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, ये अल्फाज तो तू एक सफीर की हैसियत से मुझे कह रहा है। अगर तुम्हारा बादशाह गौर खान मुझसे ऐसे अल्फाज कहे तब भी जो अल्फाज मैं तुम लोगों के लिए अदा कर चुका हूं वो हरगिज वापिस ना लूं। हम तुम्हारे ना दबेल हैं ना तुम्हारे महकूम। अब तक जो हमारे सुल्तान तुम लोगों को खिराज अदा करते रहे हैं तो वो एक खास मसलहत के तहत था। अब अगर तुम लोगों ने अपनी हदूद से बाहर निकलने की कोशिश की, हमारे इलाकों में तुर्कोताज या यलगार करने की ठानी, तो याद रखना हमारे पांव तुम्हारी सरजमीनों में होंगे और हम ऐसे तूफान की शक्ल इख्तियार करेंगे जिसके सामने तुम्हारा बादशाह गौर खान बंद ना बांध सकेगा। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, जो अभी तक बड़े तहम्मुल से काम लेते हुए खामोश बैठा था, हरकत में आया। उसका चेहरा उस वक्त गुस्से में सुर्ख हो चुका था, आंखें अंगारा हो रही थी, बार बार अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रहा था। लिहाजा शहाबुद्दीन के खामोश होते ही सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह आतिश फिशां की तरह भड़क उठा। सुन गौर खान के सफीर, मेरे दरबार में दाखिल होने के बाद तुम जो शाह नशीन पर चढ़ने के बाद मेरे पहलू में आकर बैठ गए तो ये एक बहुत बड़ी गलती और गुस्ताखी थी। मैं तुम लोगों को गैर मुहज्जब और बदतमीज समझकर शायद इस गुस्ताखी को माफ कर देता, दरगुजर कर जाता। तुम्हारे साथियों ने जो मेरे अमायदीन सल्तनत को उनकी नशिस्तों से उठाकर एक तरफ धकेल दिया और खुद उनकी नशिस्तों पर बैठ गए, तो उस रवैये को भी मैं तुम्हारे जाहिलाना तर्ज जिंदगी का एक हिस्सा समझते हुए, फरामोश करते हुए तुम्हें माफ कर देता। लेकिन अब जो तुमने मेरे सामने खड़े होकर मेरे सालार को उसके अल्फाज वापस लेने की धमकी दी है, इसके बाद तुमने ये भी कह दिया है कि अगर उसने ये अल्फाज वापस ना लिए तो उसको कत्ल करने की कसम खा लोगे, तो क्या तुम ऐसा कर सकोगे? इस पर सफीर ने गौर से सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आपके इस सालार ने मेरे कहने पर अभी तक वो अल्फाज वापस नहीं लिए
जो इसने हतक आमेज अंदाज में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए। लिहाजा मैं अब सब लोगों की मौजूदगी में इसे कत्ल करने की कसम खाता हूं। इसे हर सूरत में कत्ल करूंगा, ख्वाह किसी मैदान जंग में, ख्वाह कहीं भेस बदलकर, ख्वाह कहीं चोरी छुपे, लेकिन इसको मारूंगा जरूर। उस सफीर के उन अल्फाज पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और ज्यादा बराफरोख्ता हो गया। सफीर को उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर धाड़ती आवाज में अपने सालार अमीनुद्दीन अबू बकर की तरफ देखते हुए सुल्तान बोल उठा, अमीनुद्दीन, गौर खान के इस सालार को कसर से बाहर ले जाकर इसकी गर्दन काट दो। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के उन अल्फाज पर गौर खान के उस सफीर का चेहरा पीला हो गया था, आंखों में वहशत रक्स करने लगी थी, जिस्म पर रेशा और लर्जा तारी हो गया था। फिर जब अपनी तलवार बेनयाम करने के बाद अमीनुद्दीन अबू बकर उसके पास आया और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा, तब गौर खान के सफीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं अपने रवैये की माफी मांगता हूं, मुझे कत्ल ना किया जाए। उसके उन अल्फाज के जवाब में सुल्तान मज़ाका खेज अंदाज में कहने लगा, वाह, ये भी तूने खूब कही, तुझे माफ कर दिया जाए ताकि तू किसी रज़्मगाह या कहीं छुपकर घात लगाकर, कहीं भेस बदलकर मेरे सालार शहाबुद्दीन को कत्ल कर दे। क्यों ना इससे पहले ही मैं ऐसे फितने का काम तमाम कर दूं जो मेरे लिए नुकसान का बाइस बने। उसके साथ ही एक बार फिर सुल्तान अलाउद्दीन की धाड़ती हुई आवाज कसर में गूंज गई थी, अमीन, इसे खींचते हुए बाहर ले जाओ और इसकी गर्दन काट दो। रद्द अमल के तौर पर अमीनुद्दीन अबू बकर ने उस सफारतकार के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, बड़ी तेजी से उसे खींचता हुआ कसर से बाहर ले गया और उसकी गर्दन काटकर वापस आ गया था। अमीनुद्दीन अबू बकर के वापस आने के बाद जो बाकी सफारतकार थे उन पर खौफ और लर्जा तारी था। जब अमीनुद्दीन अबू बकर और शहाबुद्दीन मसूद अपनी नशिस्तों पर बैठ गए, तब सुल्तान दूसरे सफारतकारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम में से भी अगर कोई अब गर्दन कटवाने वाले साथी जैसा रवैया रखना चाहता है तो वो 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो जाए कि उसे भी कसर से बाहर ले जाकर उसकी गर्दन काट दी जाए, ताकि मैं देखूं कि तुम लोगों के इस कत्ल के जवाब में गौर खान मेरे खिलाफ क्या तूफान खड़ा करने में कामयाब होता है। सुल्तान के उन अल्फाज के जवाब में जब सफारतकारों में से कोई भी आगे ना बढ़ा, तब सुल्तान ने तहक्कुमाना अंदाज में मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अगर तुम में से कोई भी अपनी गर्दन से महरूम नहीं होना चाहता तो फिर सुनो, मैं जो पैगाम तुम्हें देने लगा हूं वो पैगाम जाकर मेरी तरफ से अपने बादशाह गौर खान तक पहुंचाना। उसके बाद सुल्तान चंद लम्हे खामोश रहकर सोचता रहा। फिर गौर खान के सफारतकारों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, वापिस जाकर मेरी तरफ से गौर खान से कहना कि वो वक्त गुजर चुका जब वो अपने शबाब की खलीज पर खड़े होकर जुल्मत के गारों से निकलता था, लपकते झुलसाते शोलों और बरसों के भूखे भेड़ियों की तरह हम पर हमलावर होकर दरियाए आमू के इस पार के मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया करता था। गौर खान से कहना, उस वक्त हम अपनी कमजोरियों के हाथों बिक चुके थे, लेकिन अब वक्त तब्दील हो चुका है। उसे जाकर मेरी तरफ से यह भी तनबीह करना कि तारीख के बहर में जब कोई कौम ताज़ा फिक्र के अब्वाब खोलने की सनाई जान जाती है तो वह तपते सायों में भी खोलती सितम आराइयों को अपने सामने बेबस और मजबूर कर देती है। गौर खान से कहना कि अगर कभी भी उसने हम पर हमलावर होने की कोशिश की तो उसके जहन की मुंडेर पर बेमुदावा गम खड़े करती मर्ग को हम उसके सामने ला खड़ा करेंगे। वापस जाकर उस पर इंकशाफ करना कि हमने कदीम साल खोरदा गुलामी के गीतों की लहर को अब यकसर बदल दिया है। अब हम पाबंदे सलासिल कर देने वाले इंकलाब की तरह उसके सामने आएंगे और उससे अपनी माजी की कमजोरियों का बड़ा भयानक इंतकाम लेंगे। उसे कहना, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कहता था कि हमने अपने फिक्र नज़र की तब्दीली में एक इंकलाब बर्पा कर दिया है। अब हमने आंधियों के दोष पर दिए जलाने का हुनर भी जान लिया है। अब अगर वो हमसे टकराया तो हम उसकी तहजीब के हर ताक की शम्मा गुल कर देंगे, उसकी जुल्मत भरी गोद में सुलगती आंधियां भर देंगे और जिंदगी के असरार खोलते किला शिकन गुर्जों की तरह उस पर जरब लगाएंगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर फैसला कुन अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, अब तुम जा सकते हो, मैं मजीद तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। उसके साथ ही गौर खान के वो सफारतकार डरे डरे सहमे सहमे से ख्वारज़म शहर के उस कसर से निकल गए थे। दूसरी तरफ खिता के बादशाह गौर खान की हालत भी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से मुख्तलिफ ना थी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से तिरमिज़ शहर के मिलने के बाइस वो सुल्तान को अपने से कमज़ोर और कमतर ख्याल करने लगा था और उसने अपने जहन में ये बात बिठा ली थी कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कभी भी खम ठोंक कर उसके सामने न आएगा। वो इस बात पर भी खुश था कि वो अपनी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह माजी के अपने आबाओ अजदाद की तरह हमें खिराज अदा करता रहेगा। अब गौर खान तातारियों के बादशाह कचली खान के खिलाफ हरकत में आना चाहता था
और उस मकसद के लिए उसने एक रोज अपने सारे सालारों, अमायदीन सल्तनत और दूसरे अहम लोगों का इजलास तलब कर लिया था। जब सब लोग गौर खान के सामने जमा हो गए तब उन्हें मुखातिब करते हुए गौर खान कहने लगा, मैंने अपने 2 अहम फैसलों के सिलसिले में आप लोगों को यहाँ जमा किया है। पहला फैसला इंतहाई अहम है। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी दूसरी बेटी जोजन को समरकंद के अपने हाकिम उस्मान खान से मंसूब कर दिया था। मंगनी की कोई बाकायदा रस्म अदा नहीं की गई थी। बस मैं और मेरे अहले खाना ने मिलकर यह फैसला किया था कि जोजन उस्मान खान से ब्याह दी जाएगी। अब बहुत से हमायदीन सल्तनत के अलावा कुछ सालारों ने भी इस सिलसिले में एतराज़ात खड़े किए हैं। लिहाजा उन एतराज़ात को सामने रखते हुए आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी बेटी जोजन का रिश्ता उस्मान खान को देने से इनकार करता हूँ। उस मौके पर गौर खान की बीवी दोनान, उसकी बेटी जायसी, छोटी बेटी कैरिश के अलावा दरमियानी बेटी जोजन सब बैठे हुए थे। किसी ने किसी रद्द अमल का इजहार न किया था। जोजन भी अपनी जगह मुतमईन बैठी थी। शायद उसने अपने बाप के उस फैसले को कबूल कर लिया था। गौर खान के उस फैसले को सब लोगों ने पसंद किया और गौर खान की तारीफ करने लगे थे। खुशी और इत्मीनान का इजहार भी कर रहे थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, यहाँ तक कि गौर खान ने फिर बोलना शुरू किया। अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ जिसके लिए तुम सब लोगों को बुलाया गया है। ये बात तो सब जानते हैं कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपना शहर तिरमज़ हमारे हवाले कर दिया है और ये हवालगी एक तरह से हमारे लिए फ़ख्र व सआदत का बाइस है। इस हवालगी से ये बात आया हो जाती है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह हमारा मुकाबला नहीं करना चाहता और हमारे सामने दबकर हमारे महकूम और दबेल की हैसियत से रहना चाहता है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से अब हमें कोई फिक्र नहीं। हम भी कोशिश करेंगे कि उसके इलाकों में तुर्को-ताज करने के लिए हम कभी पहल न करें। ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए मैंने अपने सालारों से मशवरा करके ये फैसला किया है कि अब हमें तातारियों के बादशाह कशली खान के खिलाफ हरकत में आना होगा। माजी में बहुत से ऐसे इलाके थे कि जिन पर हमारा तसल्लुत, हमारा कब्जा था और इस कशली खान ने हमलावर होकर जबरदस्ती उन इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी तक वो सारे इलाके उसी के कब्जे में हैं। जो इलाके उसने हमसे छीने हैं, खेतों बागात के लिहाज से वो सबसे ज्यादा जरखेज और शादाब हैं। आमदनी के लिहाज से भी वो न सिर्फ हमारे बल्कि कशली खान के सारे इलाकों से ज्यादा अहम और नुमाया है। इन हालात में मैं चाहता हूं कि अपने लश्कर को हरकत में लाएं और कशली खान से टकरा जाएं। इसमें कोई शक नहीं, माजी में कशली खान की ताकत और कुव्वत हमसे ज्यादा थी। हम कई बार उससे टकराए पर किसी एक मौके पर भी उसके मुकाबले में हमें कामयाबी नसीब ना हुई। लेकिन अब हमने अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में एक इंकलाब बर्पा करके उस कुव्वत में कशली खान पर फोकियत हासिल कर ली है। अब हम इस काबिल हैं कि अपने उन इलाकों को वापस ले लें जो कशली खान ने हमसे छीन लिए थे। यहाँ तक कहने के बाद गौर खान रुका, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मैं समझता हूँ इससे बेहतर मौका हमें कभी ना मिलेगा, इसलिए कि इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक दुश्मन है और वो कशली खान है। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खामोश है। वो अपनी जगह मुतमईन है कि हमें एक शहर देकर वो हमारी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया है। उसकी उसी गफलत से फायदा उठाते हुए हमें कशली खान से निमट लेना चाहिए। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब इस सिलसिले में तुम लोग अपने ख्यालात का इजहार करो। इत्तेफाक़े राय से इस मसले का फैसला करते हुए इस पर अमल किया जाए। गौर खान जब खामोश हुआ तब उसका एक मुशीर अपनी जगह पर उठा। वो ढली हुई उम्र का एक शख्स था। फिर वो गौर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, गौर खान, जो कुछ तुमने कहा है तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वो दुरुस्त ही होगा, लेकिन मेरे अंदाजे, मेरे ख्यालात इससे मुख्तलिफ हैं। गौर खान, तुम मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को नजरअंदाज कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी गलती और कोताही होगी। तुम जो कहते हो कि ख्वारज़म शाह ने अपना शहर तिरमज़ हमारे हवाले करके एक तरह से अपनी कमजोरी, अपनी नातवानी और अपनी महकूमियत पर मोहर लगा दी है, ऐसा नहीं है। जिस वक्त उसने तिरमज़ शहर हमारे हवाले किया था उस वक्त उसके लिए हालात मुख्तलिफ थे। उसके ज़ेरे हुकूमत जो इलाका था वो हमारे और कशली खान के मुकाबले में ना होने के बराबर था। इसके अलावा उस वक्त वो गोरियों के खिलाफ बुरी तरह उलझा हुआ था। लेकिन अब उसने गोरियों की सल्तनत को रेत की दीवार की तरह गिरा मारा है। उनके सारे इलाकों, सारे शहरों पर वो काबिज हो चुका है। इस तरह अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने जहां अपनी सल्तनत में वुसअत पैदा की है वहां अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा किया है। मैं समझता हूं कि उसने तिरमज़ शहर हमें बाखुशी देकर वक्ती तौर पर हमारे मुंह पर ढाठा लगा दिया था ताकि हम उसके खिलाफ ना बोलें। अब वो ताकत पकड़ चुका है तो याद रखिएगा, जो ढाठा तिरमज़ के नाम का उसने हमारे मुंह पर बांधा था
किसी न किसी वक्त हरकत में आते हुए वो ढाठा खोलेगा और जबरदस्ती बजोर कुव्वत तिरमज शहर हमसे लेने की कोशिश करेगा। उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अभी चंद माह पहले की बात है कि दरियाए आमू को अबूर करके वो खम ठोंक कर तातारियों के बादशाह कशली खान के मुकाबले पर आया और कशली खान को उसने बदतरीन शिकस्त दी। इस वक्त कशली खान अपनी जंगी तैयारियों में बुरी तरह मसरूफ है और किसी न किसी वक्त वो अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ हरकत में आएगा और अपनी शिकस्त का बदला लेगा। इन हालात को सामने रखते हुए मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल कशली खान के खिलाफ हरकत में न आया जाए, इसलिए कि कशली खान अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत को अरूज पर ले जा रहा है। उस ताकत और कुव्वत के साथ वो अगर हमारे साथ टकराता है तो कहीं हमें लेने के देने ही ना पड़ जाएं। फिल वक्त हमें खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए, अपने दोनों दुश्मनों को आपस में टकराने देना चाहिए, हालात का इंतजार करना चाहिए और देखें कशली खान और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दोबारा टकराने के बाद हालात का रुख किस समत होता है, उसके मुताबिक हमें कोई फैसला करना होगा। यहां तक कहने के बाद गौर खान का वो मुशीर रुका, फिर कहने लगा, इस वक्त हालात अजीबो गरीब रुख इख्तियार किए हुए हैं। जहां इस वक्त हमारे दो दुश्मन हैं, कशली खान और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, वहां कशली खान के भी दो दुश्मन हैं, हम और ख्वारज़म शाह। तीसरी तरफ ख्वारज़म शाह के भी दो बदतरीन दुश्मन हैं, वो हम और कशली खान हैं, जबकि इससे पहले ख्वारज़म शाह के 3 दुश्मन थे। तीसरी कुव्वत गोरियों की सल्तनत थी जिसे उसने झाग की तरह बिठाकर रख दिया है। लिहाजा हमें ख्वारज़म शाह के खिलाफ सोच समझ कर हरकत में आना चाहिए। मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, कशली खान और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को टकराने का मौका फराहम करना चाहिए। इसके बाद उन दोनों की कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। गौर खान ने अपने उस मुशीर की गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहा था कि उसका चौबदार उसके कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। चौबदार ने अपने हाथ में जो नेजा पकड़ा हुआ था उसको दाहिने हाथ में लेते हुए खुद भी झुका और नेजे को भी उसने खूब जमीन की तरफ झुकाया। फिर गौर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मालिक, आपने जो सफारतकार मुसलमानों के सुल्तान ख्वारज़म शाह की तरफ भिजवाए थे वो वापिस आ गए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। उस इंकशाफ पर गौर खान ने खुशी का इजहार किया था। फिर थोड़ी देर पहले उसका जो मुशीर बोल रहा था उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुमने जो गुफ्तगू की है उसमें कोई शक नहीं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सफारतकार मैंने खिराज वसूल करने के लिए ख्वारज़म शाह की तरफ रवाना किए थे वो अब वापस आ गए हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर उनसे होने वाली गुफ्तगू की रोशनी में हम कोई आखिरी फैसला करेंगे। इस पर वो मुशीर अपनी जगह पर बैठ गया था। चौबदार पीछे हटा, सफारतकारों को लेकर आया और उन्हें गौर खान के सामने ला खड़ा किया था। गौर खान कुछ देर तक उन सबको बड़े गौर से देखता रहा। उस मौके पर उसके चेहरे पर परेशानी और तफक्कुरात के आसार भी नमूदार हो गए थे। फिर उन सफारतकारों को मुखातिब करते हुए वो कहने लगा, मैं देखता हूं कि जिस शख्स को मैंने तुम्हारा सरबराह बनाकर भेजा था वो तुम्हारे साथ नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी अमूमी हालत और तुम्हारे चेहरे के तासुरात से भी मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि हालात कुछ हमारे हक में नहीं है। उसके बाद गौर खान के पूछने पर एक सफारतकार ने वो सारे हालात तफसील के साथ बता दिए थे जो ख्वारज़म शाह के दरबार में पेश आए थे। सारे हालात सुनकर गौर खान ने उन सफारतकारों को कुछ खाली नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। फिर बेपनाह गुस्से और गजब का इजहार करते हुए कहने लगा, ये अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार शहाबुद्दीन हमारे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। क्या उसका सर पकी हुई फसल इख्तियार नहीं कर चुका जो काटने के काबिल हो गई है? इससे पहले भी तो हमारे जो सफारतकार अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके आबाओ अजदाद से खिराज वसूल करने के लिए जाते रहे हैं वो उसी तरह का रवैया वहां रखते रहे हैं और अक्सर व बेशतर वो ख्वारज़म शाहियों के हुक्मरानों के पहलू में जाकर बैठा करते थे। हमारे सफारतकारों का उनके पहलू में जाकर बैठना भी एक तरह की इज्जत अफजाई है। इस बार ख्वारज़म शाह के सालार शहाबुद्दीन ने जो हमारे सफारतकारों के सालार को घसीट कर नीचे फेंक दिया तो ये सिर्फ हमारे सफारतकार का ही नहीं, हमारी पूरी कौम की तजलील है और उसका इंतकाम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से हर सूरत में लिया जाएगा। इतना कहने के बाद गौर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इसके अलावा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने हमारे सफारतकार का सर कलम करके एक तरह से अपनी सल्तनत के टुकड़े खुद अपने हाथों से कर दिए हैं। अब हम जब उसकी सल्तनत पर हमलावर होंगे तो चारों तरफ तबाही और बर्बादी और खून के खोलते लावों के सिवा उसे कुछ दिखाई ना देगा। उसने हमारे सामने सर उठाकर गोया इस बात का इरादा किया है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने मरकजी शहर ख्वारज़म में तबाही और बर्बादी के आतिश फिशां उबलते देखे। यहां तक कहने के बाद गौर खान रुका, कुछ सोचा, अपने सालारे आला तानिकों की तरफ देखते हुए कहने लगा,
तानी को इस दरबार के खत्म होने के बाद अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दो। अनकरीब हम अपने लश्कर के साथ यहाँ से निकलेंगे और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इलाकों में दाखिल होकर उस पर हमलावर होंगे। उसके एक शहर से दूसरे शहर, उसकी एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जस्तो खेज करते हुए उसकी सारी सल्तनत को रौंद कर अपनी कलमरों में शामिल करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद गौर खान जब खामोश हुआ तब पहली बार उसकी हसीन और खूबसूरत छोटी बेटी कैरिश उसे मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, जो कुछ आपने कहा है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। कभी दौर था और आप में इतना दमखम और कसबल था कि आप ख्वारज़म शाही सल्तनत पर हमलावर होकर उसके सारे इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर सकते थे। लेकिन बाबा, अब वो दौर गुजर चुका है, एक इंकलाब आ चुका है। जरा गौर से अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सल्तनत का जायजा लें। जिस वक्त अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तख्त नशीन हुआ था उस वक्त उसके इलाके ज्यादा से ज्यादा मर्व से कज़वीन और खीवा से काशान तक फैले हुए थे। लेकिन बाबा, अब हालात मुख्तलिफ हैं। उसकी सल्तनत अब मर्व से बहुत आगे आर्मीनिया के इलाकों तक और खीवा से लेकर शिराज, बंदर अब्बास, किरमान, हत्ता के बलोचिस्तान के साहिल समंदर तक फैल चुकी हैं। इन हालात में आपका ये कहना कि आप उसके इलाकों पर हमलावर होकर उसके इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लेंगे, एक ऐसा दावा, एक ऐसा जोम और जन है जिस पर किसी भी सूरत अमल नहीं किया जा सकता। कैरिश लम्हा भर के लिए रुकी, दम लिया। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, बाबा, तातारियों के बादशाह कशली खान की असल हैसियत कोई हमसे कम नहीं है, लेकिन आपने देखा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कैसे खम ठोंक कर उसके सामने आया और उसे बदतरीन शिकस्त दी। इस पर मजीद मैं ये कहना भी पसंद करूंगी कि इस वक्त अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास कुछ ऐसे सालार हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर जानते हैं और हमारे सालार रज़्मगाह में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बाबा, आपने देखा कि इससे पहले बेदू खान दरियाए आमू के उस पार बड़ी आसानी से तुर्कोताज करता था, लूट मार का सिलसिला हर वक्त रवा रखता था और वहां से मालो असबाब से लदा हुआ वापिस आता था। लेकिन जब अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उन इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया तो जो रद्द अमल हुआ वो आपके सामने है। जो लश्कर उन इलाकों में सुल्तान ने अपने सालार शहाबुद्दीन मसूद की सरकर्दगी में मुकर्रर किया, उस लश्कर ने बेदू खान और उसके लश्करियों का खात्मा किया। फिर बेदू खान के भाई को जोम उठा कि वो अपने भाई का बदला ले सकता है। मुझ पर भी यही भूत सवार था, लिहाजा हम निकले। बेदू खान का भाई भी मारा गया और मेरी बदकिस्मती कि मैं असीर हो गई और हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन सारे हालात को सामने रखते हुए भी आप ये दावा करते हैं कि आप अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को अपने सामने नीचा दिखाते हुए उसके इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। कैरिश जब खामोश हुई तब कुछ देर तक बड़े गौर से गौर खान उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटी, अब तू भी मुझे बदली बदली और तब्दील शुदा लगती है। पहले कभी तूने इस तरह की मायूसाना गुफ्तगू नहीं की। पहले तूने किसी भी मौके पर मुसलमानों की तारीफ व तौसीफ नहीं की। अब तुम अपने सालारों और लश्करियों पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सालारों और लश्करियों को तरजीह दे रही हो, या ऐसा इसलिए है कि तुम अपनी असीरी के कुछ दिन उनके अंदर गुजार चुकी हो और अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करती हो? अपने बाप के उन अल्फाज पर लम्हा भर के लिए कैरिश शर्मसार सी हो गई थी, ताहम जल्दी उसने अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ देखा उसका इजहार आपके सामने किया है। इस सिलसिले में मैं मुसलमानों या उनके सालारों लश्करियों की तरफदारी या तारीफ क्यों करने लगी? बाबा, इस मौके पर मैं ये भी कहूंगी कि आप जो मेरी बड़ी बहन जोजन का रिश्ता उस्मान खान को ना देने का फैसला कर चुके हैं, मैं समझती हूँ ये फैसला भी दुरुस्त नहीं है। आप एक बार उस्मान खान से कह चुके हैं कि आप जोजन को उससे ब्याह देंगे। अब जब उस्मान खान को खबर होगी कि हमने जोजन का हाथ उसके हाथ में देने से इनकार कर दिया है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उस्मान खान हमारे खिलाफ हो जाए और हमसे इंतकाम लेने के लिए हमारी किसी मुखालिफ कुव्वत का साथ देने का अज़्म कर ले? इस मकसद के लिए उसकी निगाहें दो कुव्वतों पर जम सकती हैं। वो तातारियों के बादशाह कशली खान से भी इत्तेहाद कर सकता है, इसलिए कि कशली खान की सरहदें करीब ही हैं। इसके अलावा वो इस सिलसिले में हमारे खिलाफ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से भी इत्तेहाद करते हुए उसका हलीफ बनकर हमारे खिलाफ उठ सकता है। क्या ऐसी सूरत में हमारी अस्करी ताकत को जरब ना लगेगी? उस्मान खान समरकंद का हाकिम है। समरकंद एक बहुत बड़ा शहर है और उसके अंदर एक खासा बड़ा लश्कर है, और जो लश्कर इस वक्त समरकंद में है वो सारे का सारा तकरीबन मुसलमानों पर मबनी है। वो पूरा लश्कर भी उस्मान खान की तरफदारी करते हुए हमारे खिलाफ उठ खड़ा हो सकता है। और इसके अलावा समरकंद की आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, वो लोग भी उस्मान खान की हिमायत करते हुए हमारे खिलाफ उठ सकते हैं। बाबा, बात यहीं पर नहीं खत्म हो जाएगी। समरकंद के मामलात को अपने सामने रखते हुए हमारे दूसरे बड़े मुस्लिम शहर बुखारा में भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। बुखारा का हाकिम भी मुसलमान है। हो सकता है इस सिलसिले में उस्मान खान बुखारा के मुसलमान हाकिम से गठजोड़ कर ले
और फिर आप जानते हैं कि इससे पहले भी बुखारा के कई लोग खुफिया तौर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से नामा व पयाम कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने, जिनमें ज्यादातर बुखारा के उलमा शामिल हैं, उन्होंने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ कासिद भिजवाए थे कि बुखारा और समरकंद दोनों शहरों को वो गैर मुस्लिम के तसल्लुत से निजात दिलाए। मेरे ख्याल में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जब देखेगा कि उसकी कुव्वत ऐसी हो गई है कि वो हमसे टकरा सकता है, तो वह हर सूरत में बुखारा और समरकंद हमारे कब्जे से निकालने के लिए हम पर हमलावर होगा। यहां तक कहते कहते कैरिश को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कसर के उस कमरे के दरवाजे पर 2 मुसल्लह जवान नमूदार हुए थे। उस मौके पर चौबदार ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन गौर खान ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए कि आने वाले दोनों जवान गौर खान के मुखबिर थे और गौर खान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को अंदर आने दिया जाए। इस पर इज्जत व एहतराम के साथ चौबदार उन दोनों को अंदर ले गया और गौर खान के सामने उन्हें खड़ा कर दिया। उन दोनों ने खूब जमीन की तरफ झुककर गौर खान को ताजीम दी, यहां तक कि उनकी समात से गौर खान की आवाज टकराई। मैं नहीं जानता तुम दोनों मेरे लिए अच्छी खबर लेकर आए हो या बुरी, जो कुछ तुम कहना चाहते हो कहो, मैं गौर से सुनूंगा। इस पर उन दोनों में से एक बोल उठा, मालिक, हम यकीनन बुरी खबर ही लेकर आए हैं। इससे पहले यकीनन जो हमारे सफारतकार वापस आए हैं, उन्होंने आपको एक बुरी खबर सुना दी होगी कि सफारतकारों के सरबराह को अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने कत्ल करा दिया है। अब दूसरी बुरी खबर यह है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह एक बहुत बड़े लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर ख्वारज़म से निकलकर हमारे इलाकों का रुख करने वाला है। सबसे पहले वो तिरमज शहर पर हमलावर होगा और तिरमज शहर को हमसे वापस लेने की कोशिश करेगा। हम आप पर यह भी इंकशाफ कर दें कि अब उसने तहिया कर लिया है कि आने वाले दौर में वो कभी हमें खिराज नहीं देगा, बल्कि उसने अपने सालारों के साथ तवील गुफ्तगू करने के बाद ये फैसला किया है कि वो अब हमसे खिराज वसूल करेगा। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तो गौर खान बड़े ताज्जुब और हैरानी का इजहार करते हुए कहने लगा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की यह हिम्मत और जुर्रत कि वो हमारे इलाकों पर दस्त दराजी करने की जुर्रत और जसारत करे। अगर वो ऐसा कर चुका है तो फिर उसकी मौत उसे तिरमज की तरफ बुला रही है। गौर खान रुका, कुछ सोचा, फिर मुखबिरों की तरफ देखते हुए बोल उठा, क्या तुम बता सकते हो कि उसके पास किस कदर लश्कर है और कब तक वो तिरमज पहुंच जाएगा? इस बार दूसरा मुखबिर बोल उठा, मालिक, उसके पास खासा बड़ा लश्कर है। उसके बड़े बड़े नामी गरामी सालार उस लश्कर में शामिल हैं। उस लश्कर के साथ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बड़े एहतमाम और बड़े तरीके और सलीके से पेशकदमी कर रहा है। आगे बढ़ने की उसकी रफ्तार कोई ज्यादा तेज नहीं है। बड़े आराम और सुकून से अपने लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करते हुए वो तिरमज की तरफ बढ़ रहा है। इस मौके पर मैं आपसे यह भी इंकशाफ कर दूं कि उसका हदफ सिर्फ तिरमज शहर ही नहीं है। इस मौके पर शायद ये कहना भी बेजा ना होगा कि समरकंद और बुखारा दोनों शहरों के जो लोग खुफिया तौर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से खतो किताबत करते रहे हैं और उससे इल्तिजाओ दरख्वास्त करते रहे हैं कि उन दोनों शहरों पर हमलावर होकर उन्हें हमारे तसल्लुत से निजात दे, इस बिना पर हम ये भी कह सकते हैं कि तिरमज पर हमलावर होने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह रुकेगा नहीं, बल्कि समरकंद और बल्ख को भी अपनी ज़रब का निशाना बनाने की कोशिश करेगा। मुखबिर के खामोश होने पर बेपनाह गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए गौर खान बोल उठा था, समरकंद और बुखारा पर तो वो उस वक्त ज़रब लगाने के काबिल होगा जब तिरमज के नवाह में उसे कामयाबी नसीब होगी। जब हम तिरमज शहर के नवाह में उसे बदतरीन शिकस्त देते हुए उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार देंगे और उसे भागने पर मजबूर कर देंगे, तो फिर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कहां से जुर्रत और जसारत लाएगा कि तिरमज से उठकर वो समरकंद या बल्ख को अपना हदफ बनाने की कोशिश करे। गौर खान रुका, कुछ सोचा, फिर लम्हा भर के लिए उसकी निगाहें अपने लश्करियों के सालारे आला तानिकों पर जम गईं। फिर तानिकों को मुखातिब करते हुए वो बोल उठा, तानिको, आज ही एक लश्कर मुकदमातुल जैश की हैसियत से तरतीब दो और उसे मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना करो। हमारा ये मुकदमातुल जैश एक तरह से अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर को अपने साथ उलझाने की कोशिश करेगा। कभी उनके सामने की तरफ से ज़रब लगाए, कभी अपने बाएं से, कभी शबखून मारे, कभी दिन के वक्त घात में रहते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस तरह अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। इतनी देर तक हम अपने लश्कर के साथ तिरमज पहुंचकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से जंग करने की मंसूबाबंदी को आखिरी शक्ल दे लेंगे। उसके साथ ही गौर खान ने अपना वो इजलास खत्म कर दिया था। इजलास वाले कमरे से निकलकर जिस वक्त कैरिश अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुई, उसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहन जोजन भी चली आई थी। इतनी देर तक कैरिश एक नशिस्त पर बैठ चुकी थी। जोजन आगे बढ़कर कैरिश के पहलू में बैठ गई, कुछ देर खामोश रही। इस दौरान जोजन अजीब से अंदाज में किसी कदर गहरी निगाहों से कैरिश के सरापा का जायजा ले रही थी। उसके इस तरह देखने पर कैरिश मुस्कुराई, फिर जोजन को मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बहन, तुम तो मेरी तरफ इस तरह देख रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं।
मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं कोई अजनबी लड़की हूं और जिसके सरापा का तुम बड़े गौर से जायजा ले रही हो। जवाब में जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, कहरिश मेरी बहन, बात कुछ ऐसी ही है। तुम पहले वाली कहरिश नहीं रही हो, अब वाकई तुम अजनबी कहरिश हो गई हो। मैं ये भी देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी तब्दीली और इंकलाब रूनुमा हो चुका है। उसका अंदाजा तो मैंने चंद दिन पहले ही लगा लिया था, लेकिन आज जो गुफ्तगू तुमने भरे दरबार में बाबा से की, उस गुफ्तगू को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वाकई तुम्हारे अंदर एक तब्दीली है। कैरिश, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे बड़ी अजीज और प्यारी भी हो। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो उसे राज और भेद तो ना रखोगी? सच सच बता देना मेरी बहन, झूठ ना बोलना। क्या मुसलमानों के लश्कर में तुम किसी की चाहत और मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हो? जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश चौंकी थी। अपनी जगह से उछलने के अंदाज में उसने तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, मुंह से कुछ ना बोली, फिर उसकी निगाहें झुक गई। जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, इस तरह नहीं। जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है उसका इजहार इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हारी जबान से कुछ सुनने की मुतमन्नी हूं। कैरिश, तुम मेरी बहन हो, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे अजीज हो। अगर तुम ये खौफ खाती हो कि मैं तुम्हारे राज को, तुम्हारे भेद को अयां कर दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल और नासमझी है। तुम हकीकत से पर्दा उठाओ, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारा साथ देती हूं। उस मौके पर कैरिश ने गर्दन सीधी की, थकी थकी निगाहों से जोजन की तरफ देखा, फिर धीमे लहजे में बोल उठी, मेरी बहन, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं वाकई मोहब्बत की इस उलझन में पड़ चुकी हूं। जवाब में जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, कैरिश, अगर इस मौके पर मैं ये कहूं कि जिस शख्स की मोहब्बत में तुम मुब्तला हो चुकी हो वो यकीनन शहाबुद्दीन मसूद है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? इस बार कैरिश के हसीन और खूबसूरत लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पहले उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर पहले जैसे धीमे लहजे में कहने लगी, हाँ ये भी दुरुस्त है। कैरिश से यह जवाब सुनकर जोजन थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखती रही, मुस्कुराती रही, जबकि खुद कैरिश तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखे जा रही थी। यहां तक कि जोजन की आवाज फिर सुनाई थी, हैरत का मकाम है, जिस शख्स की तुम गर्दन काटने को दौड़ रही थी, मोहब्बत के मामले में तुम उसी से मुलव्विस हो गई। उसने बेदू खान को भरे दरबार में तेगजनी में जेर किया। क्या उस मौके पर तुमने बेदू खान को उसकी गर्दन काटने के लिए ना कहा था? बेदू खान लश्कर लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए गया भी, पर अपनी गर्दन कटवा बैठा। उसके बाद तुम्हारे इंतकामी जज्बे ने मजीद जोश मारा। बेदू खान के भाई को लेकर तुम निकली, वो भी मारा गया और तुम असीर हो गई। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे जज्बात में ये जो तब्दीली और इंकलाब रूनमा हुआ है, ये सब कुछ असीरी के दौरान ही हुआ है? जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश किसी कदर संजीदा हो गई थी। कुछ सोचा, फिर जोजन की तरफ देखते हुए वो बोल उठी थी, मेरी बहन, मामला ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त उसने हमारे दरबार में बेदू खान को तैगजनी में शिकस्त दी थी, उसी वक्त मेरे जहन में हल्की सी एक तब्दीली जरूर आई थी। इसलिए कि इससे पहले मैं बेदू खान को सबसे उम्दा तैगजन ख्याल करती थी और मैंने अपने ज़ौम, अपने जन में यह ठान रखा था कि बेदू खान नाकाबिले तस्खीर है। ऐसा शायद मैं इसलिए सोच बैठी थी कि मुझे उससे मंसूब कर दिया गया था, लेकिन जब शहाबुद्दीन ने उसे भरे दरबार में तैगजनी के मुकाबले में हराया और जलील और रुसवा किया, उस वक्त वाकई वक्ती तौर पर मुझे बेहद दुख और सदमा हुआ था। इसलिए कि अपने जहन में मैंने बेदू खान से मुतालिक जो ओहाम और जनून पर एक इमारत बना रखी थी, वो जब एकदम से गिरी तो मैं हैरत ज़दा हुई। उसी हैरत ज़दगी में मैंने शहाबुद्दीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने पर तैयार हो गई थी, लेकिन हालात शहाबुद्दीन के हक में और हमारे खिलाफ थे। बेदू खान का भाई भी मारा गया, मैं असीर हो गई और फिर असीरी के दौरान जोजन मेरी बहन, मेरे जहन में एक बहुत बड़ा इंकलाब बरपा हुआ। मैं शहाबुद्दीन की दलेरी, जुर्रतमंदी, उसकी ताकत और कुव्वत और तैगजनी में उसकी महारत और हुनरमंदी की तो पहले ही कायल थी, क्योंकि उसका नमूना वो हमारे दरबार में बेदू खान से मुकाबला करके दिखा चुका था। लेकिन जब मैं उसके पास असीर हो गई तो मेरी बहन, उस वक्त मैं पूरी तरह उसके कब्जे और उसकी गिरफ्त में थी। वो ये भी जानता था कि मैं उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई रखती हूँ और उसे ये भी खबर पहुंच चुकी थी कि मैंने उसकी गर्दन काटने का ऐलान कर रखा है। पर जब मैं असीर हुई और उसने मुझसे मुलाकात तक ना की तो मेरी हैरत और ताज्जुब की कोई इंतहा ना थी। जोजन मेरी बहन, असीरी के दौरान वो मेरी खूबसूरती और मेरे हुस्न से फायदा उठाते हुए मुझे मेरी इज्जत और इस्मत से महरूम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसकी गर्दन काटने का ऐलान करती थी, जवाब में वो भी असीरी के दौरान मेरी गर्दन काट सकता था, उसने ऐसा भी नहीं किया। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे मुतासिर किया वो ये कि जितने दिन मैं उसके यहाँ असीर रही, उसने मुझसे एक मुलाकात भी ना की, ना वो मुझसे मिलने के लिए आया, ना ही कोई तंजिया गुफ्तगू की कि मैं इंतकाम लेना चाहती थी, असीर बना दी गई। ताहम वहां कयाम के दौरान उसने मुझे बेहतरीन आसाइश और हर किस्म की सहूलियात मुहैया करने का हुक्म दे रखा था।
मेरी बहन, जिस दिन उसने मुझे रिहा किया उस दिन भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसके उसी अखलाक व किरदार से बेहद मुतासिर थी। उससे मिलकर अपने रवैये की माफी मांगना चाहती थी। मैंने उसके आदमी से पूछा भी कि उनका सालार शहाबुद्दीन कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो मुझसे कहा गया कि अपने इलाकों में दाखिल होने से पहले वो मुझसे जरूर मिलेगा। इस तरह उसके मुसल्ला जवान मुझे दरियाए आमू के पुल पर ले आए। वहां मैंने देखा वो अपने कुछ मुसल्ला साथियों के साथ खड़ा था। बस वहां उसने मुझसे अलविदा कहा। उस मौके पर भी उसने लाफो गजाफ पर मबनी कोई गुफ्तगू ना की। जोजन मेरी बहन, उसके उसी किरदार, उसके उसी रवैये ने मुझे ऐसा मुतासिर किया कि मैं उसकी तरफ माइल हो गई। मेरी बहन, जरा अपने यहाँ के तमद्दुन का भी जायजा लो। अगर हमारे किसी दुश्मन की खूबसूरत और हसीन लड़की इस तरह हमारे यहाँ असीर होकर रहे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी इज्जत, उसकी आबरू महफूज रह सकती है? हरगिज नहीं। यहाँ तक कहने के बाद कैरिश रुक गई, पहले की निस्बत ज्यादा उदास और अफसुर्दा हो गई। उसकी ये हालत देखते हुए जोजन भी परेशानी का इजहार करते हुए बोल उठी, अब क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग अचानक तब्दील हो गया है। कैरिश ने उस मौके पर एक लंबा सांस लिया, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, मेरी बहन, मैं अपने आप को उसकी मोहब्बत में मुब्तला कर चुकी हूं, लेकिन अब सोचती हूं कि उसका अंजाम क्या होगा। ना शहाबुद्दीन को खबर है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं, और ना ही हमारे हालात ऐसे हैं कि मैं उससे मुलाकात कर सकती हूं। जब मैं उससे मिल ही ना पाऊंगी, उस पर अपने जज्बात का इजहार ही नहीं कर पाऊंगी, तो कैसे मैं उसे हासिल करने में कामयाब हो सकती हूं? जोजन ने उस मौके पर उसका शाना थपथपाया, कहने लगी, इतनी जल्दी परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखो हालात क्या करवट लेते हैं। हो सकता है हालात खुद ही कोई ऐसा मौका पैदा कर दें कि तुम्हें शहाबुद्दीन से मिलकर अपने जज्बात के इजहार का मौका मिल जाए। मेरा अंदाजा है कि एक और लड़की भी शहाबुद्दीन को पसंद करती है। कैरिश ने गौर से जोजन की तरफ देखकर कहा था, क्या उसके शहाबुद्दीन के पसंद करने पर भी तुम परेशान और फिक्रमंद हो? जोजन ने गौर से कैरिश की तरफ देखते हुए किसी कदर चुभते हुए लहजे में पूछ लिया था। उस मौके पर कैरिश ने अपने सर को झटका, नफी में गर्दन हिलाई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, हरगिज नहीं। वो लड़की बहुत अच्छी है। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुकी हूं कि वो शहाबुद्दीन की तरफ माइल है। वो लड़की कौन है? कहाँ रहती है? तुम्हारी उससे कहाँ मुलाकात हुई? बड़ी तेजी से जोजन ने उससे पूछ लिया था। उससे मेरी मुलाकात असीरी के दौरान हुई। जिन बस्तियों पर बेदू खान हमलावर हुआ था और उनकी लूट खसूट की थी, उन बस्तियों का एक सरदार है जिसका नाम हसामुद्दीन है। वो लड़की उसकी बेटी है। उसका नाम सदूरा है। इंतहा दर्जे की खूबसूरत, पुरकशिश, दराज कद और आला शानदार शख्सियत की मालिक लड़की है। वो अक्सर व बेशतर शहाबुद्दीन से मिलती भी रहती होगी। इस बार कुरेदने के अंदाज में जोजन ने पूछ लिया था। हाँ, यकीनन वो शहाबुद्दीन से मिलती रहती है और वो सब लोग शहाबुद्दीन को अमीर कहकर पुकारते हैं। अगर शहाबुद्दीन ने उस लड़की से शादी कर ली जिसका नाम तुमने अभी अभी सदूरा बताया है, तब? जोजन ने कैरिश के जज्बात का अंदाजा लगाने के लिए पूछ लिया था। जवाब में कैरिश मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे जज्बात पहले जैसे ही रहेंगे। अगर सदूरा शहाबुद्दीन के करीब होती है और शहाबुद्दीन उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाते हैं तो जोजन मेरी बहन, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मैं तो सदूरा से मिलकर उससे इल्तिजा करूंगी कि वो शहाबुद्दीन से मोहब्बत में मुझे अपना शरीक और हमसफर बना ले। कैरिश जब खामोश हुई तो जोजन थोड़ी देर तक फखरिया अंदाज में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसका शाना थपथपाते हुए कहने लगी, ये तूने जिन जज्बातों ख्यालात का इजहार किया है, इनको सामने रखते हुए मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम एक रोज अपनी मोहब्बत में कामयाब जरूर होगी, इसलिए कि तुम में रकाबत का जज्बा नहीं है। इस बिना पर तुम यकीनन सदूरा के साथ मिलकर शहाबुद्दीन के साथ खुशगवार जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, कुछ सोचा, दोबारा उसने कैरिश को मुखातिब किया। कैरिश मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने अपनी जिंदगी के एक बेहतरीन राज का मुझे राजदार बनाया। अब मैं भी तुम पर अपनी जिंदगी के एक राज से पर्दा उठाती हूँ। साथ ही तुमसे इल्तिजा भी करती हूँ कि वो राज रखना, वरना मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश चौंकी थी, फिर बड़ी इंकसारी और आजिज़ी में जोजन को मुखातिब करके कहने लगी, जोजन, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी इज्जत मुझ पर वाजिब है। मैं तुम्हारे राज को कैसे फाश कर सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। कहो तुम किस राज से पर्दा उठाना चाहती हो? कैरिश के उन अल्फाज से जोजन को कुछ हौसला हुआ, कहने लगी, कैरिश, जिस वक्त पहली बार शहाबुद्दीन हमारे यहाँ एक सफीर की हैसियत से आया था और बेदू खान से उसका तैग जनी का मुकाबला हुआ था, उसके बाद जब वो वापस जाने के लिए रवाना हुआ था तो तुम्हें याद होगा कि हमारे बाप ने बेदू खान को इजाजत दे दी थी कि वो अपने कुछ मुसल्ला जवान शहाबुद्दीन के पीछे लगा दे, जो उसे दरियाए आमू के पुल के पास इस कदर जख्मी करे कि जख्मी हालत में शहाबुद्दीन अपने इलाकों में दाखिल होने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर अपनी जान से हाथ धो बैठे।
इस पर कैरिश कहने लगी, हाँ मुझे सब कुछ याद है, और बेदू खान ने उसके पीछे अपने आदमी भी लगा दिए थे, लेकिन शहाबुद्दीन ने कमाल हिम्मत और जवामर्दी का मुजाहिरा किया, उन सब का खात्मा करके अपने इलाकों की तरफ चला गया। जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी बहन ऐसा नहीं है। जिस वक्त शहाबुद्दीन हमारे दरबार से निकल कर गया था और बेदू खान उसके पीछे मुसल्ला जवान रवाना करने के लिए निकला था, उस वक्त मेरे दिल में एक जज्बा सा उठा था कि ऐसे तेगजन, ऐसे बेमिसाल और जंगजू, ताकतवर और दलेर इंसान को इस तरह धोखाधही से काम लेकर हलाक नहीं करना चाहिए। लिहाजा जिस वक्त दरबार बर्खास्त हुआ तो मैंने अपने एतमाद के कुछ लोगों को पुल की तरफ भिजवाया, जहां उन्होंने बेदू खान के आदमियों पर तीर अंदाजी करके उन्हें हलाक कर दिया और शहाबुद्दीन बाखैरियत अपने इलाकों की तरफ चला गया। जोजन के उस इंकशाफ पर कैरिश ऐसी खुश हुई कि आगे बढ़कर उसने जोजन को लिपटा लिया, कई बार उसकी पेशानी, उसका मुंह चूमा, फिर अलहदा हुई कहने लगी, जोजन ऐसा करके तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। यकीनन तूने बहुत अच्छा, बर वक्त और मुनासिब कदम उठाया था। इस पर जोजन उठ खड़ी हुई कहने लगी, आओ अब लश्करगाह की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हमलावर होने से मुतालिक क्या तासुरात हैं। कुछ देर तक बाबा भी वहां पहुंच जाएंगे। कैरिश ने उससे इत्तेफाक किया। फिर दोनों बहनें कसर के उस कमरे से निकल गई थी।